स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की इकोनॉमिक्स का, जो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर डिस्कस किया था, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और रोजगार का पार्ट सेकंड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि बेरोजगार कौन है, बेसिकली मीन्स अनएम्प्लॉयड कौन है। और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयड के अंदर तो तीन टॉपिक और हमने डिस्कस किए थे, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, लेबर सप्लाई समथिंग। ठीक है, उसका आगे हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पहला पार्टिसिपेशन रेट, सहभागिता की दर, और उसके बाद फिर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कितने जनसंख्या में से, पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। मान के चलते हैं हमारे पास 5 लोग हैं पॉपुलेशन के लिए, मतलब पॉपुलेशन में टोटल कितने हैं, 5 लोग हैं, जिसमें इन 5 में से ओनली काम कितने लोग कर रहे हैं, ये 2 लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहलाता हमारा, मैंने लास्ट में बताया था, वर्क लेबर फोर्स, जो है क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन उनसे काम कितने कर रहे हैं, 2 ही कर रहे हैं ओनली। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्क फोर्स। ठीक है, तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन के कंपेयर में वर्क फोर्स की परसेंटेज निकालें, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन रेट। तो पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो यहां पर हमारा वर्क फोर्स कितना है, 2 पीपल, और पॉपुलेशन कितनी है, 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई इसे काट के 20, तो ये आ गया हमारा 40%। मतलब यहां पर पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 40% है। तो आप अपनी बुक में डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। और बताया गया है कि इसमें से लेडीज का कितना है, जेंट्स का कितना है, रूरल का कितना है, अर्बन का कितना है, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परसेंटेज याद करना कि कौन कितने परसेंटेज में लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आ रहा है इसके बाद, पार्टिसिपेशन रेट के बाद, वो आता है ग्रोथ, जीडीपी में ग्रोथ होना। लेकिन ग्रोथ यहाँ पर 2 तरह की होती है। एक देश में जीडीपी में ग्रोथ हो रही है जिसमें लोगों को साथ में क्या मिल रही है, जॉब मिल रही है। ठीक है, जॉब मिल रही है फिर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब ग्रोथ भी हो रही है, लोगों को काम भी मिल रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगा, और लोग गरीब भी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ग्रोथ हो रही है लेकिन लोग क्या नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, और जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये बेकार बात है, क्योंकि इससे क्या क्रिएट होगी, इकोनॉमी में बेरोजगारी क्रिएट होगी, मींस अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो जरूरी है जो ग्रोथ हो हमारी, वो कैसी हो, जॉबलेस वाली ना हो। ठीक है, क्योंकि जॉबलेस वाली होगी तो ग्रोथ तो होगी लेकिन लोगों को काम नहीं मिलेगा। तो ग्रोथ कौन सी होनी चाहिए, विद जॉब, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और देश की ग्रोथ भी हो। उसके बाद इस टॉपिक के बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं कि लोग जो काम कर रहे हैं उनको 2 सेक्टरों में बांटा गया है, एक फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर मैं आपको बताऊं अभी बेसिकली सेक्टर ऑफ जॉब की, ठीक है, ये 2 टाइप का है, एक फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। अब फॉर्मल को यहां पर हिंदी में कहते हैं औपचारिक संगठन, ठीक है, और इसे बोलते हैं अनौपचारिक। अब बात करते हैं किसकी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, जितने भी, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो सारे किस में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। क्यों, उनके काम करने के घंटे फिक्स है, उनकी सैलरी फिक्स है, कई सारे बेनिफिट मिलते हैं रिटायरमेंट के लिए उन्हें। ठीक है, तो वो ऐसी जितनी भी जॉब है जिनकी सारे टाइम फिक्स होता है, काम फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होती है, और रिटायरमेंट में उन्हें कई सारे सोशल स्कीम के तहत मतलब कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, तो वो सारे किस में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। वहीं अगर हम डेली बेसिस वेजेस वाले लोगों की बात करें, जैसे पेंटर हो गया, मिस्त्री हो गया, या अदरवाइज जिनके काम करने के घंटे फिक्स नहीं है, जिनको कोई डेली वेजेस के अलावा कोई अलग बेनिफिट नहीं मिलता, तो वो सारे किस में आएंगे, आपके इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक संगठन में आएंगे। ठीक है, तो आपको एक जो क्वेश्चन तैयार करना है वो इससे रिलेटेड इसको तैयार करना है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं, तो अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं। तो आपको बताना चाहूंगा बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हमने फर्दर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है।
इस 5 कैटेगरी के अलावा आप इसको पहले भी है एक चार्ट है जिसको डिस्कस कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक रूरल एरिया में होता है, एक अर्बन एरिया में होता है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहां पे एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। और एक वहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। सीजनल का मतलब उन्हें कुछ टाइम के लिए काम मिलता है, कुछ टाइम के लिए काम नहीं मिलता है। उसके बाद अगर बात करें अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में भी बेरोजगारी पाई जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। अब ये दो टाइप का है, एक इंडस्ट्रियल और एक एजुकेशनल। इंडस्ट्रियल का मतलब हुआ लोग गांव से निकलकर शहरों में आ रहे हैं जॉब करने के लिए, लेकिन उनको क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से वहां पर लोग बहुत ज्यादा हो गए वहां पर और बेरोजगारी क्रिएट हो रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लोग आज की डेट में डिग्री लेके बैठे हुए हैं, पढ़ लिख गए हैं, बट उनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली अर्बन और रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट को बांटा गया था। तो चलिए बात करते हैं हम इसके ऊपर कि आप ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का होता है। तो आपको बताना चाहूंगा बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी है उसे बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है खुली बेरोजगारी। अब ये खुली बेरोजगारी का मतलब क्या है? खुली बेरोजगारी का मतलब यह है कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो काम करना चाहता है, उसे जो सैलरी मिल रही है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। तो इसको बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें वो खुले तौर पर ओपनली क्या दिख रहा है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, अनएम्प्लॉय दिख रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। होता क्या है बेसिकली, कभी कभी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी के कारण या पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज होने के कारण कुछ लोगों की जॉब चली जाती है। जैसे कि अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप सोचिए जो पहले चल रही थी लेकिन अब नहीं चल रही, और वो टेक्नोलॉजी अगर बदल गई तो उससे कुछ लोगों की जॉब चली गई, कुछ लोगों की जॉब चली गई, तो उससे कुछ लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। मान लेते हैं कि कंप्यूटर के आने से बहुत से लोगों की जॉब गई थी, क्योंकि कंप्यूटर 10 लोग काम अकेले कर ले रहा है, तो उसके आने से जिन लोगों की जॉब चली गई है वो किसके शिकार हुए, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का। या आप कह लीजिए आज की डेट में हम जींस पैंट पहनते हैं, तो ऐसे जो पहले खादी कपड़ा बनता था उनकी तो जॉब चली, क्योंकि आज की डेट में कोई खरीदता नहीं है, तो उनकी डिमांड बदलने के कारण लोगों की उनकी बेरोजगारी हुई है। ठीक है, तो वो है पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज होने की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। अगला हम पार्ट डिस्कस करें तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अल्प रोजगार। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब काम कम मिलना। अब काम कम मिलना मतलब यहाँ जॉब तो कर रहे हैं लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, बेरोजगार। अब इसको हम 2 कैटेगरी बांट सकते हैं फर्दर, एक विजुअल और एक इनविजुअल, दृश्य और अदृश्य। सबसे पहले बात करेंगे विजुअल की। तो विजुअल का मतलब एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अब उसको काम ही मिल रहा है 4 घंटे का। कितने घंटे काम कर सकता है, 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन काम ही उसे 4 घंटे 6 घंटे का मिल रहा है, मतलब वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उतना काम नहीं दे पा रहा है, उसको सैलरी भी क्या मिलेगी, 4 घंटे की मिलेगी। तो ये सिंपल सा दिख रहा है, वो उसके पास 4 घंटे बेकार जा रहे हैं। ये है दृश्य बेरोजगारी, विजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं इनविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ, छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जहां पर काम 2 लोग का है लेकिन काम कितने कर रहे हैं, 5 लोग, तो जिससे इनकम क्या आएगी, फर्दर 2 लोगों की इनकम ज्यादा आती है, लेकिन 5 लोग होने की वजह से इनकम क्या आएगी, कम आएगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लेते हैं एक खेत से इनकम आती है 10,000 रुपए, अगर वहां 2 लोग काम कर रहे हैं तो बैठेगी एक खेत से में 5,000, लेकिन उसी इनकम आ रही है 10,000, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं, 5, तो एक की इनकम कितनी बैठेगी, 2,000 रुपए। तो यहां पर आप देखिए कि ऐसा लग रहा है व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसे उतना रोजगार नहीं मिल रहा है, उतनी आय नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, तो इसे आप बोलेंगे क्या, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मतलब होता है संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी में आपको बताना चाहूंगा, होता क्या है, जब व्यक्ति एक जॉब को चेंज करके दूसरी जॉब पे जाता है तो कुछ टाइम के लिए बेरोजगार हो जाता है, चाहे भले वो 1 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, 1 महीने के लिए हो, 1 साल के लिए हो। जब वो एक जॉब को चेंज करके दूसरी जॉब में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड संघर्षात्मक बेरोजगारी, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या करेगा, संघर्ष करेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। होता क्या है, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में चेंज आता है, कभी तेजी तो कभी मंदी। तेजी मंदी का मतलब बूम और रिसेशन। अगर तेजी आ रही है या मंदी आ रही है, रिसेशन आ रहा है, उस वजह से कुछ लोग की जॉब चली जाती है, और जॉब चले जाने से वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के कारण, डिमोनेटाइजेशन को सिंपली हिंदी में कहते हैं विमुद्रीकरण, और सिंपल लैंग्वेज में लोगों ने बोला सर नोटबंदी, जो 8 नवंबर 2016 में हुई थी। ठीक है,
उसमें क्या हुआ था, एकदम से लोगों के पास पैसे की कमी पड़ गई थी क्योंकि सारे पैसे बैंक में जमा हो गए थे, तो डिमांड एकदम से नीचे आ गई थी। डिमांड नीचे आने की वजह से रिसेशन कहलाया। रिसेशन की वजह से माल बिक नहीं रहा था, तो मालिकों ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया कि भाई हमारे पास काम ही नहीं है, हमारे पास जब माल बिक ही नहीं रहा है तो तुम्हें क्यों रखें हम, तो उन्होंने लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो वो एक तरह से जो बेरोजगार हुए वो इसका शिकार हुए, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी का। तो बेसिकली आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट थर्ड, जिसमें आगे की हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कंक्लूजन होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बेरोजगारी को कैसे हम कम कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे फ्रीली कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।